क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो अपमूव था वो खत्म हो चुका है? अब देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमको एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि जो क्वार्टरली रिजल्ट में जो नेगेटिविटी आया है उसका मेन रीजन क्या हो सकता है और क्या फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वी वैद्यनाथन जी ने खुद ये कहा था जो FY25 का जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, वहां पे आपको थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिख सकता है। तो उसका रीजन समझने का ट्राई करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यूअसली बना के लाते रह सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट का टेक्निकल चार्ट हमें क्या कहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक अच्छा खासा कॉन्सोलेशन किया, लगभग 4 से 5 साल का आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से मानूं 2016 से मानूं तो लगभग 8 साल का कॉन्सोलेशन करने के बाद स्टॉक ने हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके ऊपर गया। ऊपर देने के बाद लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक फिलहाल हमको नीचे ही आते हुए नजर आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके चीज दिखाता हूँ। जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट को सस्टेन करना पड़ता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिलहाल इसको सस्टेन नहीं कर पाया, या अगर आप एकदम मैं पॉइंट टू पॉइंट ना देखूं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम फिर भी काफी कंफर्टेबल जोन में है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि लगभग 6 से 8 साल पहले यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था और सेम रेजिस्टेंस को यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो हमको अच्छा खासा रिटर्न देखने तो मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पे जूम करके देखिए, आप मुझे खुद बोलेगा कि ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। स्टॉक पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये आपका लो बना, फिर ये नेक्स्ट हाई बना, फिर ये आपका एक लो बना है, हम यहाँ भी एक लो मान सकते हैं, फिर यहाँ एक हाई बना, फिर यहाँ एक लो बना, फिर यहाँ पे एक हाई बना, फिर यहाँ पे एक दूसरा फिलहाल लो बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली हमें यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। बस हमको यहाँ पे एक चीज का सुविधा ये मिल रहा है, एक कंफर्ट लेवल ये मिल रहा है कि स्टॉक जहां पर है वो फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब देखिए दोस्तों, सपोर्ट क्या होता है, कोई भी कोई पिन पॉइंट जगह नहीं होता। जैसे बहुत लोग को दिखा है मैंने, वो लोग क्या करते हैं इस पॉइंट को, जैसे हमारे यहाँ पे आपको 82 है तो 82 को वो लोग एक्जैक्टली सपोर्ट मान लेते हैं। लेकिन हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रेंज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट रेंज आपको बनाना है तो वो यहाँ तक आपको नजर आना चाहिए। ये जो मैं लेवल बना के रखा है जो कि आपका लगभग 80 से 73 के आसपास आ रहा है। अगर मैं इसको और कंफर्टेबल करना चाहूँ तो 73 75 के आसपास है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रेंज है जहां पे स्टॉक जब भी आता है तो हमको यहाँ पे हल्का हल्का एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में हमको भी स्टॉक जो है वो सपोर्ट के पास मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट इसमें ऐड नहीं करना है तो हल्का फुल्का अमाउंट आप यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर डेली चार्ट में दिखाऊं तो डेली चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि स्टॉक जो है वो 200 डीएमए को एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मान के चल रहा है, उसको पार नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है, जो बड़ा सा आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। यानी इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये प्राइस है ये पूरे साल का एवरेज प्राइस आपको दिखाता है। तो इस प्राइस को या इस लेवल को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मान के चलते हैं। और जब भी ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। तो आप देख भी सकते हैं कि जब इसने सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, 200 डीएमए को ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद से स्टॉक काफी नीचे आया और ऊपर जाने का जब ट्राई किया तो 200 डीएमए पे ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया। फिर स्टॉक नीचे आया और वापस से 200 डीएमए पे ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है ये एक रेंज बाउंड हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काफी अच्छा है। बस कुछ क्वार्टर्स के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि प्रॉफिट थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रोथ को थोड़ा कम करना चाहते हैं। अभी वो क्या करना चाहते हैं, बैंक को और ज्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मेन अभी डिपॉजिट चाहिए। तो डिपॉजिट ऑलरेडी बैंक ने काफी अच्छा खासा ग्रो किया है, लेकिन फिर भी बैंक काफी कंजर्वेटिव है। इसलिए वो बोल रही है कि इस 2 क्वार्टर में हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसके बाद हमको काफी अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग को इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि वी वैद्यनाथन जी ने जो कहा है वो सब किया हुआ है। अब देख सकते हैं पिछले 5 साल में उन्होंने कहा था कि अब शायद मेरे ख्याल से जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर था, उन्होंने कहा था कि इस क्वार्टर के बाद आपको कभी भी लॉस देखने नहीं मिलेगा। और अभी तक 3-4 क्वार्टर हो चुका है, अभी तक वो बातों बिल्कुल खड़े उतरे हैं। और मुझे भी लगता नहीं है कि इस कंपनी के वापस कुछ लॉस देखने वाला है, क्योंकि जो भी पुराने प्रॉब्लम्स थे, वोडाफोन आइडिया का हो गया, लीगेसी बॉन्ड्स हो गए, वो सारे के सारे धीरे धीरे के घट रहे हैं और बैंक हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। बस एक इसमें ओवरहैंग है, वो है मर्जर का। जब मर्जर हो जाएगा तो इसका बुक वैल्यू काफी बढ़ जाएगा और स्टॉक भी काफी अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो फिलहाल अगर मैं देखूं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो ये जो 75 का जो लेवल है, 76 का जो लेवल है, वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो इस जगह पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस जगह पे आप हल्का फुल्का ऐड कर सकते हैं। और स्टॉक मान लीजिए उसके भी नीचे आता है तो नेक्स्ट जो हम लोग का सपोर्ट होगा वो हम लोग का होगा सीधा 68 पर। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आ सकता है, पर मान लीजिए अगर वहां से आ भी जाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको वहां पे और ऐड कर लेना है। बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हर बार की तरह अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक वापस अपने हाई को टच भी कर लेती है, क्योंकि जेफरीज ने रिसेंटली टारगेट इसका 100 का दिया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ से अगर 100 जाता है तो हमको लगभग 30% का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं हर बार जब भी कुछ वीडियोस बनाता हूँ तो अगर मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ तो अपना व्यूज अपना एनालिसिस शेयर करता ही हूँ और मैं अपना पोजीशन भी शेयर करता हूँ।
आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3300 शेयर मेरे पास है, जो कि मैंने इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन मैंने इंक्रीज किया आईडीएफसी में, क्योंकि दोस्तों जब आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर होगा तो आपको पता है कि हर 100 शेयर के बदले में आपको 155 शेयर्स मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने आईडीएफसी में बाय करना ज्यादा बेटर समझा। आप देख सकते हैं मेरे पास 400 शेयर्स हो चुके हैं, जो कि पहले 345 के आसपास थे। तो लगभग मैंने 56 शेयर कल खरीदा, कल या परसों के दिन में खरीदा हुआ है। तो इस तरीके से अगर मुझे आईडीएफसी फर्स्ट में खरीदना होगा, मैं डायरेक्टली ना खरीद के मैं आईडीएफसी में खरीदूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लग रहा है। लगभग 15 से 16% का रिटर्न आपको मिल सकता है आईडीएफसी खरीदते हैं तो दोस्तों यही था वीडियो हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर में। कुल मिलाकर बात यही है कि स्टॉक में भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो फिलहाल बेचे भी मत। अगर आपको बेचना ही है तो आराम से 120 का टारगेट आपको मिलेगा, भले ही 1 साल लग जाए, लेकिन आपको मिल जाएगा 120 का टारगेट। और 1 साल में अगर 30% रिटर्न आता है तो मैं उसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ, वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में यहाँ आता है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा लालच में पड़ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्विक मनी बनाने का कोई स्कीम नहीं होता। उसमें आपको एक अच्छा स्टॉक को देख के पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है, और जब जब मौका मिलता है उस टाइम पे धीरे धीरे ऐड करना पड़ता है। एक इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और जब आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल हो गया, मान लीजिए 15 लाख 10 लाख कैपिटल हो गया, उसके बाद आप उसमें रेगुलर प्रॉफिट निकालने का सिस्टम कर सकते हैं। लेकिन उसका भी तरीका अलग है, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल मेरा जो कैपिटल है वो लगभग 8 लाख के आसपास पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं 7.5 है। तो जब ये 10 पहुंच जाएगा तब मैं खुद भी इसमें से रेगुलर इनकम निकालना स्टार्ट करूंगा। लेकिन तब तक आपको इसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। और आपको अभी अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको उसको छोड़ के स्टॉक मार्केट में नहीं आना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। इस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आप इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत फंस जाइएगा, जो आपको बोलते रहते हैं कि सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल ना हो। तो ठीक है दोस्तों, शायद कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया मैंने, आप खराब मत पाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।